मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इकोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं और देखिए आज हम बात करेंगे बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग। इससे पहले आपने इकोलॉजिकल सक्सेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया था। देखिए बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग और जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है ये इकोसिस्टम का फंक्शन एक दे रखा है। तो हम यहां बात कर रहे हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। आपको दे रखा है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, क्लियर। जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं, इन न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स का देखिए एक्सचेंज एग्जैक्टली साइक्लिंग है बायोटिक से एबायोटिक और एबायोटिक से बायोटिक फॉर्म में। जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं मतलब लिविंग हैं, इससे नॉन लिविंग मटेरियल या एबायोटिक फॉर्म में, और एबायोटिक से ये फिर जो है वो अपटेक कर लिए जाते हैं बायोटिक। ये एग्जैक्टली साइक्लिंग होता है। एक और टर्म आपको देखने को मिलेगा बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स। मेरे साथ साथ आप नोट करते जाएं जो बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स क्या है? देखिए किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के सेलुलर कंपोनेंट्स और उसके अलावा आप ये कह सकते हैं स्पेसिफिकली एंजाइम्स, इन सबको बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एग्जैक्टली बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं। और ये आप कह सकते हैं न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स या न्यूट्रिशनल content in a soil sample, nutritional content in a soil sample at a specific time, at a specific time। देखिए ये मैं जो लिख रहा हूं इसको आप नोट करें। Nutritional content in soil sample या in a soil sample at a specific time is called as the standing state. Standing state, ठीक है। ये standing state सिर्फ सॉइल में ही नहीं, आप किसी भी इकोसिस्टम में भी काउंट कर सकते हैं। जैसे यहां जो सॉइल सैंपल मैंने लिखा है, ए सॉइल सैंपल, इस सॉइल सैंपल की जगह इंस्टेड ऑफ दिस सॉइल सैंपल मैं यहां आप कहेंगे ट्रॉफिक लेवल और इकोसिस्टम भी स्टूडेंट्स यूज कर सकता हूं। तो देखिए यहां ये कहा जा सकता है न्यूट्रिशनल कंटेंट और द न्यूट्रिएंट्स इन ए सॉइल सैंपल और ए ट्रॉफिक लेवल और इन इकोसिस्टम एट ए स्पेसिफिक टाइम विल कॉल्ड एज द स्टैंडिंग स्टेट। तो जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स जो हैं, उनकी जो क्वांटिटी एग्जैक्टली है वो स्टैंडिंग स्टेट कही जाती है। इससे पहले स्टैंडिंग क्रॉप आपने पढ़ा था, दैट इज द बायोमास, दैट इज द ऑर्गेनिक मैटर एट ईच ट्रॉफिक लेवल दैट मे कंसिडर द ऑर्गेनिक मैटर इन इकोसिस्टम, क्लियर, दैट मे कंसिडर द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ ए कम्युनिटी। तो अल्टीमेटली उसको आप स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप जो है वो बायोमास है और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उनको आप स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। तो यहां से एक डेफिनेशन हमने और ले ली। देखिए न्यूट्रिशनल कंटेंट जो किसी एक सॉइल सैंपल में प्रेजेंट है या फिर किसी ट्रॉफिक लेवल पे है या फिर किसी इकोसिस्टम में है, उसको हम स्टूडेंट्स क्या कह सकते हैं? स्टैंडिंग स्टेट आप उसको कह सकते हैं, क्लियर। तो देखो जो बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स हैं, आपने कहा बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स वो हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स हैं। ये कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल होंगे, मतलब स्ट्रक्चर में और फंक्शन में इनका रोल रहेगा, बनाने में और उसके साथ साथ जो फंक्शनिंग है प्रोसेस उसमें भी रोल रहेगा। आप फिजियोलॉजी में मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ते हैं प्लांट्स में, और उस मिनरल न्यूट्रिशन में आपने डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़ रखे हैं, एलिमेंट्स पढ़ रखे हैं जो एग्जैक्टली एंजाइम्स की फंक्शनिंग को कैटेलाइज करते हैं, एंजाइम की फंक्शनिंग को आप ये कह सकते हैं एक्टिवेट करते हैं। तो एक्टिवेटर और इनहिबिटर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या है? जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं, द ट्रांसफर ऑफ द न्यूट्रिशनल एलिमेंट इन बिटवीन द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है। तो आप लिख लें ट्रांसफर ऑफ द न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स
transfer of nutrients in between biotic and abiotic components, biotic and abiotic components of an ecosystem, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। किसी एक इकोसिस्टम की जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके बीच उनमें न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर होना आप कहेंगे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है। अब देखिए ये बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है। जो टर्म बायो है वो एग्जैक्टली यहां रेफर कर रहा है लिविंग को। जो जियो है वो आप ये कह सकते हैं जियोग्राफिकल या जियोलॉजिकल, अर्थ क्रस्ट से रिलेटेड है, रिजर्वायर से रिलेटेड हो सकता है, और केमिकल एग्जैक्टली आप ये कह सकते हैं जो केमिकल न्यूट्रिएंट्स हैं इनको ये रिप्रेजेंट करता है। तो बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग एग्जैक्टली क्या है? द साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एट ग्लोबल स्केल। बायो जियो केमिकल, ठीक है, वर्ड्स ये जो हैं वो तीनों आप अलग अलग पढ़ सकते हैं। बायो जियो केमिकल, तो यहां आप ये कहेंगे बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग इज द साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, द साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, द साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स in between, the cycling of nutrients in between, किस किस के बीच है? abiotic and biotic components, abiotic and biotic components at global scale, at global स्केल। स्टूडेंट्स, ग्लोबल स्केल पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग, उन न्यूट्रिएंट्स का आप ये कह रहे हैं बायोटिक से एबायोटिक कंपोनेंट्स में जो एक्सचेंज होता रहता है उसको एग्जैक्टली आप बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग कहते हैं। द बायो इज रेफर्स द लिविंग, जियो द जियोलॉजिकल, जियोग्राफिकल, अर्थ, रिजर्वर, ये जो सब है जहां मतलब जहां से एक्सचेंज होगा बेसिकली एबायोटिक फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। और केमिकल फॉर्म आप जानते हैं न्यूट्रिएंट्स की हैं, ये एलिमेंट के फॉर्म में या फिर जो है केमिकल्स ये चार्ज आयंस और एलिमेंट्स के फॉर्म में स्टूडेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बायो न्यूट्रिएंट्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के, इनका बायोटिक और एबायोटिक फॉर्म में ग्लोबली जो एक्सचेंज है, ग्लोबली जो सर्कुलेशन है, ग्लोबली जो साइक्लिंग है, उसको हम यहां कह रहे हैं बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग। ठीक है, अब इस बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग का एक फॉर्म आपको देखो समझने की जरूरत है और बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस भी है। तो यहां एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे आप बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग पढ़ते हैं। यहां जो बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग है वो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं रिजर्वोयर से साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनकी साइक्लिंग हो रही है। कहां से? साइक्लिंग से रिजर्वोयर में जाते हैं और रिजर्वोयर से आप कहेंगे साइक्लिंग में आ जाते हैं। ये चलता है, ठीक है। तो देखो ये आपने पढ़ा होगा, तो ये तो क्या पढ़ा होगा, सर्कल ना 3, ये है एटमॉस्फेयर, ठीक है। देखिए 3 लोक की सैर आपको मैं करवा रहा हूं। 3 लोक सुना होगा ना आपने, 3 लोक के देवता हैं भगवान शिव और ऐसे ऐसी बातें। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, क्लियर। तो देखिए स्टूडेंट्स ये सब जो है वो एग्जैक्टली लिविंग एग्जिस्टेंस का बेसिस है। अब ये जो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर है ये कनेक्टेड है।
आप ये कहेंगे किसी भी न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग अगर ग्लोबल स्केल पे हम देख रहे हैं या ग्लोबली हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर से लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर से हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर से एटमॉस्फेयर, मतलब कहाँ कहाँ किन किन के बीच ट्रांसफर हो रहा है। सो आप ये कहेंगे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये सब जो है वो आपस में कनेक्टेड है। क्लियर? ये स्टूडेंट्स सब रिजर्वॉयर है, रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और जो एबायोटिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। यहां मान लीजिए CO2 के फॉर्म में या फिर कार्बन आपको दे दिया गया, ठीक है। कार्बन जो है वो CO2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, CO2 गैसियस फॉर्म में। इसी तरीके से मान लीजिए आपको नाइट्रोजन दे दिया, नाइट्रोजन आप जानते हैं मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, तो ऑब्वियस है उस नाइट्रोजन का जो रिजर्वोयर है वो भी क्या होगा, एटमॉस्फेयर। लेकिन अगर आपको सल्फर और फास्फोरस दे दिया, सल्फर और फास्फोरस आपको दे दिया, सल्फर और फास्फोरस दोनों के लिए ही स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हैं रिजर्वोयर क्या होगा, लिथोस्फीयर। क्योंकि सल्फर और फास्फोरस जो हैं ये दोनों ही सेडिमेंट्री रॉक से आते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है। अब सेडिमेंट्री रॉक से आने वाले जो सल्फर और फास्फोरस हैं ये मिनरल एलिमेंट कहे जाएंगे। अर्थ क्रस्ट से आ रहा है, सरफेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट से आ रहा है, या फिर स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं सेडिमेंट्री रिजर्वोयर से आ रहा है, तो ये मिनरल एलिमेंट कहा जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक से आने वाले सल्फर और फास्फोरस को आप क्या कहेंगे, मिनरल न्यूट्रिएंट और मिनरल एलिमेंट, मिनरल न्यूट्रिएंट। क्लियर? ये मिनरल न्यूट्रिएंट है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं हम नाइट्रोजन को डिस्कस कर रहे हैं, आप CO2 को डिस्कस कर रहे हैं, ये एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में है, ये एसेंशियल एलिमेंट तो हो सकते हैं प्लांट के लिए, लेकिन ये क्या है, नॉन मिनरल्स, नॉन मिनरल्स। समझ आई बात आपको? ये मिनरल्स क्यों हैं, अर्थ सरफेस से, अर्थ क्रस्ट से या फिर सेडिमेंट से ऑब्टेन किए जा रहे हैं। जबकि इनको जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए हम जो है कार्बन के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोर्स मान लें तो उसका रिजर्वोयर क्या हुआ, एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन का रिजर्वोयर ऑब्वियस है एटमॉस्फेयर ही हुआ। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% ऑलमोस्ट जो है वो प्रेजेंट होती है, गैसेस कॉम्पोजिशन में से मैक्सिमम है। ठीक है, तो ऑब्वियस है इसका रिजर्वोयर एटमॉस्फेयर हमारे पास है। तो ये जो एलिमेंट्स होंगे वो नॉन मिनरल एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर से इन सबकी साइक्लिंग होती रहेगी। तो देखो जैसे कोई भी एक एलिमेंट आप ले लो, मान लीजिए हमने नाइट्रोजन ही ले लिया, तो नाइट्रोजन जो एलिमेंट है उसका रिजर्वोयर तो क्या हुआ, उसका रिजर्वोयर एग्जैक्टली स्टूडेंट्स हुआ एटमॉस्फेयर। ठीक है, एग्जांपल में डिस्कस कर रहा हूं, यहां नाइट्रोजन हमने ले लिया, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के लिए सबसे पहले तो आप लिखें रिजर्वोयर क्या है, रिजर्वोयर इसका तो आप कहेंगे एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब मैंने देखो उधर मेंशन किया था रिजर्वोयर से साइक्लिंग में ले जाना है, तो रिजर्वोयर से साइक्लिंग में ले जाने के लिए क्या किया जाता है, N2 फिक्सेशन, N2 फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस करते हैं। कौन करते हैं, ऑर्गेनिज्म जिनको आप कहते हैं डाईएजोट्रॉप्स। ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोकैरियोट्स हैं और ऑर्गेनिज्म हैं, ये फिक्सेशन करते हैं। ये डाईएजोट्रॉप्स फिक्सेशन करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं यूटिलाइज बाय द प्लांट्स, यूटिलाइज बाय प्लांट्स। ठीक है, ब्रीफ कर रहा हूं यहां में। प्लांट्स को आप कहेंगे एनिमल्स यूटिलाइज करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं ये दोनों डेड और डिकेइंग कंडीशन शो करते हैं, तो इनका जो डेड और डिकेइंग कंडीशन है, डेड एंड डिकेइंग, तो स्टूडेंट्स यहां से डेड और डिकेइंग कंडीशन से फिर आप ये कह सकते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर आता है। डेड ऑर्गेनिक मैटर, आपने ये नाइट्रोजन साइकिल पढ़ रखा है फिजियोलॉजी में।
यहां से आप ये कहेंगे फिर अमोनिफिकेशन होगा, मतलब अमोनिया बन जाएगा। अमोनिफिकेशन स्टूडेंट्स में लिख रहा हूं, और अमोनिफिकेशन से आप ये कह रहे हैं फिर डाइएजोट्रॉप्स जो है वो फिक्सेशन कर देंगे। तो इस तरीके से ये साइक्लिंग प्रोसेस चल रहा है। तो देखो साइक्लिंग प्रोसेस जो है वो कहां कहां हुआ, एटमॉस्फेयर से हाइड्रोस्फीयर के बीच भी हुआ, क्योंकि हाइड्रोस्फीयर में भी आप ये कह रहे हैं डिकम्पोजिशन की एक्टिविटी तो होती है। हाइड्रोस्फीयर में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं जिनको नाइट्रोजन एज ए न्यूट्रिएंट और एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो ये एटमॉस्फेयर से हाइड्रोस्फीयर के बीच आप ये कह सकते हैं इसका एग्जैक्टली क्या हुआ, सर्कुलेशन हुआ। लेकिन लिथोस्फीयर के केस में सेडिमेंट तक हम बहुत कम कहेंगे, सरफेस एरिया पे ही आप ये कह सकते हैं जो नाइट्रोजन के नाइट्रोजनस साल्ट्स हैं उनकी प्रेजेंस प्लांट्स को मिल जाती है। मतलब इवन प्लांट मैक्सिमम नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करते हैं, और वो कहां से करते हैं, सॉइल सरफेस से। तो वो किस में काउंट होगा, लिथोस्फीयर में। तो एक तरीके से तीनों में साइक्लिंग हुई। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कम से कम दो में, एटलीस्ट इन बिटवीन टू, हाइड्रोस्फीयर से लिथो, लिथो से हाइड्रो, आप ये कहेंगे लिथो से एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर से हाइड्रोस्फीयर, कम से कम दो जो हैं इनमें किसी एलिमेंट का डोमिनेंट सर्कुलेशन होगा। ठीक है, तो ये आपने एक नाइट्रोजन ले लिया। अब जैसे हम बात कर लेते हैं सल्फर की, मान लो सल्फर है या फास्फोरस है। तो जो फास्फोरस है, ये फास्फोरस का आपने कहा रिजर्वोयर क्या है, लिथोस्फीयर है। फास्फोरस सेडिमेंट्री रॉक से ऑब्टेन होता है। अब यहां से डिग्रेडेशन होगा, ये डिग्रेड होगा, और यहां से डिग्रेड होने के बाद आप ये कह सकते हैं ये अर्थ क्रस्ट पर ही रहेगा, अर्थ सरफेस पर ही रहेगा, और वहां से प्लांट्स जो हैं वो इसको फॉस्फेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेंगे, और बाकी जो है वो डिसॉल्व होके सेडिमेंट्री रॉक्स जो डिग्रेड हो रही हैं वो फॉस्फेट एलिमेंट्स डिसॉल्व होके हाइड्रोस्फीयर में या वाटर बॉडीज में चले जाएंगे। तो वहां से भी जो ऑर्गेनिज्म है वो उनको रिसीव कर लेंगे। तो अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर में इसका एग्जिस्टेंस नहीं रहा। एटमॉस्फेयर में मतलब हवा में नहीं उड़ता है, ये गैसियस फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है। कोई कंडीशन नहीं है जिसमें गैसियस फॉर्म में फास्फोरस की प्रेजेंस हो। तो अल्टीमेटली देखो इसका एक्सचेंज इन बिटवीन टू रहा, और वो क्या है, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो स्टूडेंट्स लिथो और हाइड्रो के बीच आप ये कह सकते हैं ये एक्सचेंज हुआ। तो एक तरीके से मैं आपको समझाना ये चाह रहा था कि एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, ये देखिए थ्री आप ये कह सकते हैं स्पेसिफिक रेफरेंसेज ऑफ द बायोस्फीयर हैं, बायोस्फीयर को रेगुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो इनके बीच न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है। अब आप समझ गए होंगे कि हम न सिर्फ अर्थ की ही बात कर रहे हैं, हम देखिए हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर को डिस्कस कर रहे हैं। इनके बीच जो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर है ये बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग को इंडिकेट करेगा। ठीक है, ये इंडिकेट करेगा स्टूडेंट्स यहां क्या हो रहा है, बायो जियो केमिकल साइक्लिंग। मैंने आपसे पहले ही कहा था द साइक्लिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन बिटवीन abiotic and biotic components, the cycling of nutrients in between abiotic and biotic components। अब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच साइक्लिंग प्रोसेस है। आपने कहा था साइक्लिंग इन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स एट ग्लोबल स्केल। तो ग्लोबली अगर आप इसको देख रहे हैं ये ग्लोबल स्केल ही है, ये ग्लोबल स्केल है जहां ये ट्रांसफर हो रहा है। एट ग्लोबल स्केल विल कॉल एज द बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग। क्लियर। अब ये देखिए जो साइक्लिंग है, इस साइक्लिंग के टाइप्स ऑफ साइक्लिंग। स्टूडेंट्स न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के टाइप्स देखिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहेंगे ए गैसियस साइक्लिंग, गैसियस साइक्लिंग, ठीक है, और बी आप कह दीजिए सेडिमेंट्री साइक्लिंग, सेडिमेंट्री साइक्लिंग, गैसियस साइक्लिंग और सेडिमेंट्री साइक्लिंग। अब जो गैसियस साइक्लिंग और सेडिमेंट्री साइक्लिंग है, देखिए फर्क क्या है इनमें। गैसियस साइक्लिंग आप ये कह सकते हैं जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इन न्यूट्रिएंट्स का रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर स्टूडेंट्स क्या होगा यहां,
आप कहेंगे रिजर्वायर ऑलवेज एटमॉस्फेयर होगा। अगर गैसियस साइक्लिंग की आप बात कर रहे हैं तो रिजर्वायर है एटमॉस्फेयर। क्लियर? रिजर्वायर एटमॉस्फेयर, जैसे कार्बन साइक्लिंग को आपने डिस्कस किया था, रिजर्वायर ऑलवेज एटमॉस्फेयर है। अगर सेडिमेंट्री साइकिल की बात कर रहे हैं आप, तो यहां आप देखिए न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनका रिजर्वायर ऑलवेज लिथोस्फेयर। ठीक है। अब एक बात आपके दिमाग में ये आ जाती है कि जो हाइड्रोस्फीयर है या वो क्या वो किसी का भी रिजर्वायर नहीं होगा? हाँ, डेफिनेटली द बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग आर कैटेगराइज्ड इनटू गैसियस साइक्लिंग फॉर्म एंड द सेडिमेंट्री साइक्लिंग फॉर्म। तो गैसियस साइक्लिंग फॉर्म में रिजर्वायर एटमॉस्फेयर काउंट किया जाता है, और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं जो सेडिमेंट्री साइक्लिंग है उसमें रिजर्वायर लिथोस्फीयर काउंट किया जाता है। लेकिन देखिए कार्बन के केस में जो हाइड्रोस्फीयर है, जो हाइड्रोस्फीयर है कार्बन के केस में आप ये कह सकते हैं वो भी रिजर्वायर हो सकता है। कैसे स्टूडेंट्स? जो ग्लोबल कार्बन है, ग्लोबली जो टोटल कार्बन पूरे नेचर में है उसका 70% से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कहां है? हाइड्रोस्फीयर्स में है, ओशियंस में है, डिसॉल्व्ड कंडीशन में है। ठीक है। जबकि हम एटमॉस्फेयर को जो रिजर्वायर मानते हैं, रिजर्वायर एटमॉस्फेयर को सिर्फ किसके बिहाफ पे मान रहे हैं? CO2 के बिहाफ पे, क्योंकि प्लांट्स को या जनरली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको जो अवेलेबिलिटी CO2 की है वो एटमॉस्फेयर से ही हो जाती है। ठीक है। तो कार्बन के बिहाफ पे आप ये कह सकते हैं हाइड्रोस्फीयर को भी आप गैसियस साइक्लिंग में क्या मान सकते हैं? रिजर्वायर। कार्बन 71% ऑफ ग्लोबल, जो ग्लोबल कार्बन है उसका इतना आप ये कहेंगे कहां प्रेजेंट है? ओशियंस में, हाइड्रोस्फीयर में स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं प्रेजेंट है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये जो साइक्लिंग है, इन साइक्लिंग में कुछ बेसिक डिफरेंसेज हैं। जैसे आपने कहा गैसियस साइक्लिंग, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स का जो एक्सचेंज है वो किस फॉर्म में मिलेगा? अगला पॉइंट में लिख रहा हूं, exchange of nutrients, exchange occurs in form of gases or vapor, gases, और आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स वेपर। ठीक है। इसके अलावा देखो एक उधर मैंने पहले ही आपको बता दिया था नॉन मिनरल ये होंगी। These biogeochemical cycling or the gaseous cycling are the non-mineral cycling. Non-mineral cycling। ठीक है। ये कैसी साइक्लिंग होगी? नॉन मिनरल साइक्लिंग होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि अर्थ क्रस्ट या फिर आप ये कह सकते हैं सेडिमेंट जो है वो यहां क्या नहीं होता है? सेडिमेंट जो है वो यहां आप कहेंगे रिजर्वायर नहीं होता है। ठीक है। तो रिजर्वायर पूल क्या है? एटमॉस्फेयर और आप कह सकते हैं हाइड्रोस्फीयर। एग्जाम्पल इसके मेंशन आप कर सकते हैं जो गैसेस साइक्लिंग है, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब जो साइक्लिंग है वो किस में काउंट की जाती है? गैसियस साइक्लिंग। ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड बी हमने लिख रखा है सेडिमेंट्री साइक्लिंग। ए हमारे पास था गैसियस साइक्लिंग और बी हमारे पास है सेडिमेंट्री साइक्लिंग। रिजर्वायर मैंने पहले से मेंशन कर दिया था। रिजर्वायर के बाद देखिए सेडिमेंट्री साइक्लिंग आप कह सकते हैं रिजर्वायर पूल जो है उसका लिथोस्फीयर होगा, और आपको लिखा हुआ मिल सकता है, एक ही बात है वैसे, अर्थ क्रस्ट और सेडिमेंट। ठीक है। या सेडिमेंट्री रॉक्स, एक ही बात है, वो लिथोस्फीयर कहा गया। ठीक है। दूसरा आप ये कह सकते हैं बायोजियोकेमिकल्स जो हैं वो मिनरल्स हैं,
बायोजियो केमिकल स्टूडेंट्स यहां जो होंगे वो आप कहेंगे यहां मिनरल्स होंगे। इससे पहले आपने नॉन मिनरल कहा था, ये मिनरल्स, ठीक है। और इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो हमें दे रखा है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल आपके पास है सल्फर एंड फॉस्फोरस। अब देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं जिनमें सल्फर और फास्फोरस दोनों ऑप्शन लिखे थे और आपसे सेडिमेंट्री साइकिल पूछा गया था अलग अलग। एक ऑप्शन सल्फर है, दूसरा ऑप्शन आपके पास फास्फोरस है, तो डेफिनेटली आपका आंसर फास्फोरस ही होना चाहिए। बिकॉज जो सल्फर है स्टूडेंट्स, इसके गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि आप ये कह सकते हैं लार्ज स्केल पे इसकी जो साइक्लिंग है वो लिथोस्फीयर से ही होती है, ठीक है। लार्ज स्केल पे इसकी साइक्लिंग जो है वो लिथोस्फीयर से ही होती है। लेकिन इन दोनों में से मोस्ट परफेक्ट आपको अगर चूज करना हो किस केस में, सेडिमेंट्री साइक्लिंग के केस में, तो आपका आंसर ऑलवेज फास्फोरस ही होना चाहिए, क्योंकि सल्फर की गैसियस एग्जिस्टेंस और गैसियस प्रेजेंस जो है वो पॉसिबल है, सल्फर गैसियस प्रेजेंस में आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ और पॉइंट्स में लिख रहा हूं। जो गैसियस साइक्लिंग है ये स्टूडेंट्स रैपिड होती है, और जो सेडिमेंट्री साइक्लिंग है, सेडिमेंट्री साइक्लिंग, ये स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं काफी स्लो होती है, टू स्लो। यहां एक और बात आप कह सकते हैं, more quantity can add from the reservoir, तो मैं ये कह सकता हूं more quantity in cycling, यहां से साइक्लिंग में ज्यादा क्वांटिटी आ सकती है, यहां से साइक्लिंग में क्वांटिटी ज्यादा हो सकती है। लेकिन यहां से आप ये कह सकते हैं लो अमाउंट और क्वांटिटी, लो अमाउंट और क्वांटिटी साइक्लिंग में आएगी, इन साइक्लिंग, लो अमाउंट और क्वांटिटी इन साइक्लिंग। क्लियर? तो ये स्टूडेंट्स इस तरीके से बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो हैं, जिसमें गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल हैं, उन दोनों का डिफरेंस आपने देखा है। अब हमें जो है वो यहां हमारे सिलेबस में दे रखा है, एक कार्बन साइकिल की बात की गई है और दूसरा फॉस्फोरस साइकिल आपसे डिस्कस किया गया है। तो कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल को हम इस लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो ये सब आप नोट कर लें, ये सब आप लिख लें। उसके बाद मैं अब आ रहा हूं कार्बन साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल। हाँ जी स्टूडेंट्स, बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग में अब हम डिस्कस कर लेते हैं कार्बन साइकिल जो आपको दे रखा है। कार्बन साइक्लिंग, ठीक है। तो देखिए कार्बन साइक्लिंग के लिए सबसे पहले तो आप रिजर्वोयर जो है वो डिटरमाइन कर लें। रिजर्वोयर जैसा मैंने गैसेस साइक्लिंग में आपको बताया था, रिजर्वोयर यहां होगा एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर हम डिस्कस कर रहे हैं इन केस ऑफ द CO2 एंड हाइड्रोस्फीयर, सॉरी हाँ हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। ग्लोबल सिंक जो है वो हाइड्रोस्फीयर ही है। ग्लोबल सिंक ऑफ कार्बन जो होगा वो स्टूडेंट्स ओशियन ही होगा। CO2 के केस में हम एटमॉस्फेयर ले रहे हैं, ये मैं लिख देता हूं पहले से ही। ग्लोबल सिंक ऑफ कार्बन, ये ग्लोबल सिंक ऑफ कार्बन क्या है? ओशियंस। और यहां आप कहते हैं 71% ऑफ टोटल का यहां प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में अगर आप बात करें तो आप कहेंगे इन फॉर्म ऑफ CO2, और CO2 देखिए 0.03% एटमॉस्फेयर में टोटल गैसेस कंपोजिशन का होती है, काफी कम है। ग्लोबल सिंक ऑफ कार्बन 71% जो है ओशियंस में, ये डिसॉल्व्ड कंडीशन में है, ठीक है। ये रिजर्वोयर हो गया।
अदर सोर्सेज क्या हो सकते हैं? अदर सोर्सेज स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कार्बोनेट, ग्रेफाइट्स और फॉसिल फ्यूल वगैरह ये सब हो सकते हैं। फॉसिल फ्यूल, कार्बोनेट एंड ग्रेफाइट्स इन रॉक्स, ये सोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, कार्बन का सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस क्या है? सिग्निफिकेंस 49% ऑफ बायोमास इन लिविंग वर्ल्ड या लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो बायोमास है उसका ऑलमोस्ट हाफ, स्टूडेंट्स आप कहेंगे आधा जो है वो कार्बन है। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में इन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ये जानते हैं आप लिविंग सिस्टम के मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड फॉर्म इनका मेंटेन कर रहा है उसके फॉर्म में ये प्रेजेंट होगा। इसके अलावा आप कह सकते हैं, इसी से लिख देता हूं, न्यूक्लिक एसिड्स, हॉर्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, इन सब का भी ये स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो आप ये कहेंगे कार्बन इनका क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो ये हुआ इसका सिग्निफिकेंस। अब इसके बाद में इसका सर्कुलेशन आपको देखना है, जो साइकिल ही एग्जैक्टली सर्कुलेशन आप कहेंगे ओशियंस मतलब हाइड्रोस्फीयर टू एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर ही कहेंगे हम, ठीक है। फोटो सिंथेटिक एक्टिविटी, और आपको ये पता होगा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है वो बेसिकली CO2 फिक्सेशन है। CO2 फिक्सेशन का मतलब स्टूडेंट्स हो सकता है देयर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। और ये ऑर्गेनिक मैटर जो फॉर्मेशन में आता है इसको आप ये कह सकते हैं एनिमल्स यूटिलाइज करते हैं। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है वो ग्रीन प्लांट्स के थ्रू हो रही है। अब ये जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं ये दोनों ही आप ये कह सकते हैं डेड एंड डिकेइंग जब शो करते हैं, डेड एंड डिकेइंग कंडीशन जब ये शो करते हैं, ऐसी कंडीशन जो है उससे डेड ऑर्गेनिक मैटर डीकंपोजर्स के थ्रू डिग्रेड कर दिया जाता है। तो इसका हाइड्रोलॉजिकल आउटपुट, हाइड्रोलॉजिकल आउटपुट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वाटर सोर्सेज में और बॉडी में ये चला जाता है। ठीक है, एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो ये जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है इसमें आप ये कह सकते हैं 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन जो है
एन्युअली सिंथेसाइज्ड और प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये डाटा है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो देखिए कार्बन साइक्लिंग आप डिस्कस कर रहे हैं, द ग्लोबल सिंक ऑफ कार्बन ओशियंस, पता होना चाहिए आपको, क्वेश्चन आ जाता है। ग्लोबल सिंक ऑफ कार्बन ओशियंस है, 71% जो है वो डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ ओशियंस में। जो रिजर्वायर है कार्बन साइक्लिंग के लिए वो आप कहेंगे रिजर्वायर एटमॉस्फेयर होगा, एटमॉस्फेयर इन द केस ऑफ CO2, एंड हाइड्रोस्फीयर जैसा आप कह रहे हैं ग्लोबल सिंक कार्बन क्या है, ओशियन से। और सोर्सेज क्या है, फॉसिल फ्यूल से मिल जाता है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कार्बोनेट और ग्रेफाइट्स जो है वो रॉक्स में प्रेजेंट हैं, दे आर ऑल्सो द सोर्स। सिग्निफिकेंस क्या है कार्बन का, सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस अगर आप कहें तो इस केस में आप देखिए 49% ऑफ द बायोमास, टोटल जो लिविंग मैटर है उसका 49% है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सब जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इनके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, विटामिन, इन सब में आप ये कह सकते हैं एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ये प्रेजेंट है। और फिर फाइनली आप इसके सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, तो अभी एक साइकिल में ड्रॉ करूंगा जो एनसीईआरटी ने लिखी है, साइकिल से हम जो है उसको और क्लियर कर पाएंगे। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, कार्बन की साइक्लिंग हम स्टूडेंट्स देख रहे हैं। यहां आप हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बीच की कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि साइक्लिंग में बेसिकली हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बीच की कनेक्टिविटी ही स्टैब्लिश होती है, जैसा अभी आपने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर। तो देखिए हाइड्रो, लिथो एंड एटमॉस्फेयर। देखिए ये एक आप कहेंगे, ये एक तरीके से सेडिमेंट एरिया है, ये वाटर सोर्स, एक्वेटिक हैबिटेट है। तो देखो ये तो रेफरेंस में लिख रहा हूं हाइड्रोस्फीयर, ये स्टूडेंट्स मैं मेंशन कर सकता हूं लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, और ये देखिए अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम जो लिथोस्फीयर है इसमें लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट के फॉर्म में कार्बन की प्रेजेंस होगी, कार्बन की प्रेजेंस होती है। ये बेसिकली स्टूडेंट्स साइक्लिंग में नहीं आ रहा है। इसके अलावा आप ये कहेंगे कॉल के फॉर्म में, कोयला जो है उसके फॉर्म में भी लिथोस्फीयर में ये प्रेजेंट है। उसके अलावा आप कह सकते हैं कैलकेरियस सेडिमेंट्स, इनकी प्रेजेंस भी है। लेकिन यहां से आप ये कहेंगे ये भी जो है वो स्टूडेंट्स पॉसिबल नहीं है, मतलब साइक्लिंग में आना इसका। और इसके अलावा आप कहेंगे ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स। तो देखिए मेनली ये हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बीच की ही एक्टिविटी होगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लिथोस्फीयर में इसकी कोई प्रेजेंस ही नहीं है। लिथोस्फीयर में आपने इसकी प्रेजेंस ये देखी, लिथोस्फीयर में ये प्रेजेंस है इसकी, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, और ये आप कह रहे हैं हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, अब देखो ये जो हाइड्रोस्फीयर है इनमें फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं,
या फाइटोप्लैंक्टॉन्स और जो ऑर्गेनिज्म हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ये करते हैं, CO2 यूज करते हैं ये डिजॉल्व्ड कंडीशन में। CO2 डिजॉल्व, ऑब्वियस है कहाँ डिजॉल्व होगी, वाटर में डिजॉल्व होगी CO2 जो डिजॉल्व कंडीशन में है, ठीक है। और ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करने से ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं इनकी जो डेड और डिकेइंग कंडीशन है या डेड एंड डिकेइंग, ये अल्टीमेटली कैल्केरियस सेडिमेंट के फॉर्म में या ऑर्गेनिक सेडिमेंट के फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स लाइट इंटरप्शन है एक, हाँ जी। उसके बाद आप आ जाएं एटमॉस्फेयर में, मतलब जो फोटोसिंथेटिक प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म हैं, CO2 डिजॉल्व्ड कंडीशन का यहाँ यूज किया इन्होंने, रिलीज हुआ, ये अल्टीमेटली एक्वेटिक साइकिल होगी। यहां आप कहेंगे CO2 इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब ये जो एटमॉस्फेरिक CO2 है, इस एटमॉस्फेरिक CO2 से फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होगी। सबसे पहले आप ये कहेंगे प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस करेंगे, CO2 यूटिलाइज कर रहे हैं। यहां से आप ये कहेंगे ये बनाते हैं ऑर्गेनिक मैटर, और स्टूडेंट्स इस ऑर्गेनिक मैटर को एनिमल्स यूज करते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, दोनों का ही आप ये कहेंगे यहां होगा डीकॉम्पोजिशन। और डीकॉम्पोजिशन जब ये डेड एंड डिकेइंग कंडीशन में थे, डेट्राइटस फूड चेन, क्लियर है। इसके ठीक बाद देखिए, इसके ठीक बाद आप ये कहेंगे यहां ऑयल एंड गैसेज, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड फिलिंग स्टेशंस, इन सब के थ्रू भी CO2 एटमॉस्फेयर में ऐड की जाती रहेगी। ऑयल और गैसेज जो है बर्निंग इनकी किसके थ्रू, ऑटोमोबाइल्स के थ्रू, ऑटोमोबाइल्स, तो ये आप कहेंगे एटमॉस्फेयर में ऐड की जाती रहेगी, एटमॉस्फेयर में ऐड होती रहेगी। तो एक तरीके से ये जो सोर्सेज हैं ये स्टूडेंट्स CO2 एटमॉस्फेयर में ऐड कर रहे हैं, ये CO2 एटमॉस्फेयर में ऐड कर रहे हैं, और यहां फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी से CO2 जो है हो रही है। और फाइनली ये रेस्पिरेशन और जो डीकॉम्पोजिशन की एक्टिविटी है, यहां से भी एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मैं लिख रहा हूं, रेस्पिरेशन, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सरफेस एरिया पे हैं, एंड डीकॉम्पोजिशन, ये जो एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, इन एक्टिविटी से भी CO2 एटमॉस्फेयर में ऐड की जाती रहेगी। तो ये परफेक्ट आप कह सकते हैं फिगर कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिलिंग ग्लोबल स्केल है ये। इस ग्लोबल स्केल में आपने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बीच की कनेक्टिविटी डिस्कस की, क्लियर। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगला फॉस्फोरस साइकिल, तो आप नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे फॉस्फोरस साइकिल।
देखिए फॉस्फोरस साइकिल जो है वो आपने पढ़ लिया है, सेडिमेंट्री साइकिल है, सेडिमेंट्री साइकिल, क्लियर। रिजर्वायर ऑब्वियस है, इसका क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, और इसको हम मेंशन करते हैं लिथोस्फीयर, इसको स्टूडेंट्स आप मेंशन करते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है। और ये भी आप कह सकते हैं मेनली इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट, मेनली इन फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस इसका क्या है, सिग्निफिकेंस पे आइए आप। देखिए फॉस्फेट जो है, सिग्निफिकेशन लिख दिया क्या मैंने, सिग्निफिकेंस आप कहेंगे सेल मेम्ब्रेन से लेकर, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। इसके अलावा आप कहेंगे एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम, एटीपी, एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम, ठीक है। इनका आप ये कह सकते हैं ये मेजर कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो साइकिल एग्जैक्टली एनसीईआरटी ने दिया है आपको, देखो हम शुरू कर सकते हैं रॉक मिनरल्स और जो सेडिमेंट है, रॉक मिनरल्स और जो सेडिमेंट है इनकी विदरिंग प्रोसेस शुरू होगी। तो मैं पहले स्टेप्स लिख देता हूं इसके। सॉइल सॉल्यूशन, इस सॉइल सॉल्यूशन में फॉस्फोरस आ जाएगा। कैसे आएगा, तो आप कहेंगे फॉस्फोरस की एंट्री जो है वो यहां होगी विदरिंग प्रोसेस से। सेडिमेंट जो रॉक्स हैं उनकी विदरिंग प्रोसेस जो हुई रॉक मिनरल से, सेडिमेंट जो है, सेडिमेंट और रॉक मिनरल की विदरिंग प्रोसेस से सॉइल सॉल्यूशन में आ गए, ठीक है। सॉइल सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है वो प्लांट्स के थ्रू अपटेक कर लिया जाएगा, अपटेक बाय प्लांट्स, क्योंकि आप जानते हैं प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद प्लांट्स जो है, इन प्लांट्स को एनिमल्स यूज कर जाते हैं, जो आप जानते हैं कंज्यूमर्स, ठीक है। यहां से इन दोनों की डिकेइंग और डेड कंडीशन से मिल जाता है डेट्रिटस, और ये जो डेट्राइटस होगा इसकी कौन सी एक्टिविटी होगी, इससे एक्टिविटी होगी स्टूडेंट्स डीकॉम्पोजिशन। तो डीकॉम्पोजिशन से आप ये कह सकते हैं वापस सॉइल सॉल्यूशन में आ जाएगा। अब यहां से सॉइल सॉल्यूशन से कुछ अमाउंट जो है रन ऑफ एनसीईआरटी मेंशन कर रही है, मैं इसी को कह सकता हूं लीचिंग। लीचिंग होने से कहां चला गया, रिजर्वायर, ये आप देखिए साइक्लिंग से आउट हो गया, ठीक है। तो यहां जो प्रोसेस उसको अगर मेंशन करें, प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस
क्लियर? फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी प्लांट्स की है। अब ये जो प्लांट्स हैं वो ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, उसको एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर्स हैं। जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करने वाले प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं। ये जब डेट्राइटस रिलीज करते हैं या डेड ऑर्गेनिक मैटर की अवेलेबिलिटी आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स बनाते हैं, तो इस डेड ऑर्गेनिक मैटर के डीकंपोजिशन की प्रोसेस से सॉइल सॉल्यूशन में फिर से फास्फोरस आ जाता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं प्लांट्स के थ्रू अपटेक किया जाना इसका साइक्लिंग इनपुट है? साइक्लिंग में आ गया इनपुट। अल्टीमेटली जो प्रोडक्टिविटी है प्रोड्यूसर्स की, ये प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्टिविटी भी स्टूडेंट्स आपने पढ़ रखा है इकोसिस्टम में क्या है? इनपुट। ठीक है, डेट्रिटस और डीकंपोजिशन की एक्टिविटी होगी, डीकंपोजिशन की एक्टिविटी से सॉइल सॉल्यूशन में चला गया क्या है? आउटपुट। लेकिन सॉइल सॉल्यूशन से आपने कहा वापस किस में चला जाता है? इनपुट में। सॉइल सॉल्यूशन से फिर इनपुट कर लिया गया। विदरिंग प्रोसेस से यहां सॉइल सॉल्यूशन में ऐड हुआ, मैं इसको कह सकता हूं ये है इनपुट, क्योंकि ये साइक्लिंग में जाएगा, इनपुट और आउटपुट। लीचिंग प्रोसेस से रिजर्वायर में चला गया स्टूडेंट्स, क्या हुआ? आउटपुट। ठीक है, तो ये इनपुट और आउटपुट है। और यहां प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल सॉल्यूशन, ये जो साइकिल है देखिए ये कंप्लीटली कह सकते हैं आप क्या है? साइक्लिंग। ठीक है, ये फास्फोरस साइकिल है। फिगर फास्फोरस साइकिल, ये नोट करें आप, एनसीईआरटी ने ये दिया है, वहां इनपुट और आउटपुट मैंने और मेंशन कर दिए हैं। डीकंपोजिशन और डेट्रिटस में प्लांट्स को भी आप ऐड कर दीजिए। डेट्रिटस सिर्फ एनिमल से नहीं होगा ना, प्लांट से भी होगा। और इसको स्टूडेंट्स एनसीईआरटी लिख के दे रही है लेटर फॉल। हमने डीकंपोजिशन में बहुत डिटेल में सब बातें डिस्कस कर रखी हैं, तो कोई दिक्कत आपको यहां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यह कार्बन साइकिल से दो स्पेसिफिक डिफरेंस हैं, वो भी एनसीईआरटी ने मेंशन किए। एक तो आप ध्यान रखें, नो रेस्पिरेटरी रिलीज, नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फॉस्फोरस इन एटमॉस्फेयर। और इससे सीधे तौर पर मैं यही कह सकता हूं कि जो एटमॉस्फेरिक गैसियस फॉर्म है, नो एटमॉस्फेरिक गैसियस फॉर्म। ठीक है, और साथ में आप ये कह सकते हैं इनपुट थ्रू रेनफॉल, जो है वो आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स क्या होगा? क्वाइट लो। रेनफॉल के थ्रू इनपुट क्वाइट लो होगा, सॉइल सरफेस पे आ जाएगा एटमॉस्फेयर में, या फिर आप ये कह सकते हैं एटमॉस्फेयर में गैसेस फॉर्म में तो नहीं होता है, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस से डिसॉल्व होके क्वाइट लो इनपुट रेनफॉल के थ्रू होगा। जबकि कार्बन का अगर आप देखें इनपुट, वो आप ये कह सकते हैं इसके कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा एक प्रोसेस था जिसमें आप फास्फोरस साइक्लिंग पढ़ रहे हैं। नो गैसियस फॉर्म, इसलिए आपको सल्फर और फास्फोरस ऑप्शन दे रखे हों अलग अलग, और आपको फिर गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल में से सेडिमेंट्री साइकिल पूछा जाए तो ऑब्वियस दोनों सेडिमेंट्री साइक्लिंग हैं, लेकिन परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा? फास्फोरस। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया न्यूट्रिएंट साइकिल, साइक्लिंग, बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स, बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग। ठीक है, सब मैंने आपसे डिस्कस की। ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबली हम जो है वो न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग को डिस्कस करके आए हैं, जिसमें आपने स्पेसिफिकली कार्बन साइकिल और फास्फोरस साइकिल को क्लियर किया है। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम जो चैप्टर आपका है उसमें इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर्स, कंपोनेंट्स और उसके फंक्शनिंग से रिलेटेड सारा मैटर कंप्लीट होता है। फर्दर हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चंस और उसके अलावा
बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, और उसके बाद में फाइनली एनवायरमेंटल इश्यूज। एंजॉय द इकोलॉजी। थैंक यू।